Hello everyone, I am Vaidya Sonal. I am an Ayurvedic physician and I have been practicing for the last 12 years. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रदसी और शाटिका रोग के बारे में। इस रोग में ग्रदसी नाड़ी पर दबाव पड़ने के कारण रोगी को एक तरफ के पैर में कमर से लेकर नीचे पैरों की उंगलियों तक अत्यंत तीव्र शूल यानी पेन होता है। इसके बारे में क्या इसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, क्या लक्षण इसके होने के बाद हमारे शरीर में दिखाई देते हैं और इसकी क्या चिकित्सा सूत्र आयुर्वेद में बताया गया है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, ग्रदसी रोग में रोगी को बहुत ही तेज पेन होता है जो हिप रीजन से स्टार्ट होकर नीचे पैरों तक जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे ग्रदसी नाड़ी शोथ यानी शैटिक न्यूराइटिस या सिर्फ ग्रदसी यानी शाटिका कहा गया है। आयुर्वेद में कहा गया है स्फिग पूर्व कटी पृष्ठ उरु जानू जंगा पदम क्रमात्, यानी कि ये पेन कहां से शुरू होकर और कहां तक जा रहा है। ये आयुर्वेद में बताया है कि स्फिग प्रदेश से शुरू होता है, फिर कटी पृष्ठ उरु जानू जंगा पदम क्रमात् नीचे पैरों तक जाता है। तो जिस रोग में जो ग्रदसी नाड़ी है, जो शाटिका नर्व है, वो कंप्रेस होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है और फिर पेन स्टार्ट होता है। उसके बाद वो हिप रीजन से फिर थाई, फिर नी, लेग और नीचे फुट के मतलब पैरों की फिंगर्स तक जाता है और ये बिल्कुल प्रिकिंग पेन यानी सुई चुभने की तरह होता है। तो ये ग्रदसी रोग है। तो अब जानते हैं कि इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है, किन कारणों की वजह से ग्रदसी रोग होता है। देखिए, क्योंकि ये एक वातज व्याधि है, आयुर्वेद में कहा गया है कि जितने भी वातज विकार हैं, तो जो भी वात को बढ़ाने वाले मतलब वात को प्रकोपित करने वाले जो कारण है, जो निदान है, वो सभी इसके निदान होंगे ग्रदसी रोग के भी। तो आहार जन्य निदान जान लेते हैं। देखिए, जो लोग रूक्ष आहार का सेवन करते हैं, यानी जिनके खाने में घी और तेल बहुत ही कम होता है, जो लोग अत्यंत मतलब ठंडा खाना खाते हैं, उनमें कटु तिक्त कषाय रस का सेवन ज्यादा करते हैं, जितना भोजन उन्हें लेना चाहिए वो उससे बहुत कम मात्रा में भोजन करते हैं, या फिर असात्मय और विरुद्ध भोजन का सेवन करते हैं, मतलब जो उनकी प्रकृति के लिए सही नहीं है, ऐसे भोजन का सेवन करते हैं। विहार जन्य निदान की मैं बात करूं तो जो लोग रात्रि जागरण यानी रात में लंबे समय तक जागते रहते हैं, चिंता बहुत करते हैं, सोच विचार बहुत करते हैं, दुखी रहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा हर चीज में दुख को ढूंढना, भयभीत रहना, डरे रहना, तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, या फिर फिजिकल एक्सर्शन जिनका ज्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा स्विमिंग, रनिंग इस तरह की एक्टिविटी में होते हैं, कुछ लोगों की जॉब बहुत ज्यादा मतलब लंबे टाइम तक जिनकी सिटिंग जॉब होती है, उनमें भी शैटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है, जिसकी वजह से ग्रदसी रोग हो सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बताया गया किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से, शरीर में आम दोष बनने की वजह से, धातु के क्षय की वजह से भी ग्रदसी रोग हो सकता है। तो देखिए, अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जब ये निदानों का सेवन मनुष्य करता है तो इसके बाद उसके रक्त, मांस, मेद और प्राण वह स्रोतसों में जाकर दोष जमा हो जाते हैं और स्फिग प्रदेश में कटी, पृष्ठ, उरु, जानू, जंगा और पद में यानी पैरों में शूल को उत्पन्न करते हैं। इसे ही ग्रदसी रोग कहते हैं। अब जान लेते हैं कि इस रोग में क्या लक्षण मिलते हैं, मतलब रोग होने के बाद क्या लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। तो देखिए, जब ग्रदसी रोग हो जाता है तो इसके बाद जो पेन की उत्पत्ति होती है, वह जो पेन होता है वो रेडिएट करता है हिप रीजन से स्टार्ट होकर, जैसे मैंने पहले भी बताया है, फिर नीचे की तरफ थाई में, थाई से फिर नी में, नी से लेग, लेग से फुट की फिंगर्स तक वो पेन रेडिएट होता है और वो पेन बहुत ही ज्यादा मतलब शूटिंग पेन होता है, सुई चुभने जैसी पीड़ा उसमें होती है। इसके अलावा रोगी में जो पेशेंट है वो अपने पैर में स्टिफनेस, एक जकड़ाहट की भी शिकायत करता है, स्टिफनेस हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट में ड्राउजीनेस यानी कि तंद्रा होने की शिकायत होती है, उसको अपनी बॉडी बहुत हैवी लगती है, हैवीनेस हो जाती है, प्लस भूख ना लगने की भी शिकायत पेशेंट करता है। तो इसमें ये सारे लक्षण इस रोग में देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, इसका चिकित्सा क्या करना है, क्या चिकित्सा आयुर्वेद में ग्रदसी रोग की बताई गई है। तो देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहले कहा गया है कि किसी भी रोग की जो चिकित्सा होती है वो सबसे पहला उसमें स्टेप होता है निदान परिवर्जन, मतलब जिन कारण की वजह से रोग हुआ,
पहले उसका ज्ञान करिए, उन्हें जानिए और फिर उन्हें दूर करिए। तो क्योंकि जब तक आप उन निदानों को दूर नहीं करेंगे तो आप कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो वो उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो पहले आपको निदान परिवर्जन करना है, उसके बाद हम शोधन और शमन चिकित्सा पर जाएंगे। तो दूसरा इसमें है शोधन चिकित्सा। तो शोधन चिकित्सा देखिए, इसमें पंचकर्मा का बहुत अच्छा रोल है। इसमें स्नेहन, स्वेदन और वस्ती चिकित्सा की जाती है। स्नेहन स्वेदन आप आराम से घर पर कर सकते हैं, लेकिन वस्ती चिकित्सा आपको किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद ही उनकी देखरेख में करानी होगी। स्नेहन स्वेदन के लिए आप इसमें लेंगे महाविषगर्भ या फिर महानारायण तेल और उससे अपने स्थानिक प्रदेश जहां पर आपको दर्द है वहां पर हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। इसके बाद आपको स्वेदन करना है। आप इसमें रूक्ष स्वेद कर सकते हैं, जिसमें बालुका यानी रेत या फिर जो सेंधा नमक होता है उसको अच्छे से गर्म करके उसकी पोटली बनाकर आप उससे जहां पर आपको पेन है वहां पर आप इसे स्वेदन करेंगे। इसमें उष्ण स्नान का भी बहुत अच्छा रोल है, उष्ण कटी स्नान। इसके लिए आपको वात हर द्रव्य लेने हैं, उन द्रव्य को आपको बॉईल करना है, अच्छे से पकाना है और उस पानी को छानकर आपको एक बड़े टब में डालना है। सहने योग्य पानी में आपको बैठ जाना है कमर से नीचे और आपको इससे आपकी जो नीचे का जो पेन है उसका स्वेदन होगा और वो दूर होगा। इसके अलावा अगर मैं शमन चिकित्सा की बात करूं तो शमन चिकित्सा में देखिए आपको क्या मेडिसिन लेनी। देखिए आयुर्वेद में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और समझना कि दो व्यक्तियों में अगर सेम बीमारी है जरूरी नहीं कि उनमें सेम मेडिसिन भी चलेगी, क्योंकि आयुर्वेद नाड़ी चिकित्सा पर, नाड़ी विज्ञान पर आधारित है। मैं भी अपने पेशेंट की जब ट्रीटमेंट करती हूँ तो सबसे पहले उनकी नाड़ी देखती हूँ। नाड़ी देखने के बाद दोषों की गति देखी जाती है, कौन सा दोष की स्थिति कैसी है, उसके बाद उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई दवाई या कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो एक बार जरूर किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर लें। लेकिन अभी यहाँ पर आप स्नेहन स्वेदन आप अपना आराम से घर पर इजीली कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ जो मैं आपको एक मेडिसिन बता रही हूँ ये भी आप इजीली घर पर ले सकते हैं, वो है महायोगराज गुग्गुल। महायोगराज गुग्गुल की 4 गोली आप नाश्ते के 1 घंटे बाद दूध के साथ, गाय के दूध के साथ आप इसको आराम से ले सकते हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद महारासनादी क्वाथ का सेवन करेंगे। 20 ml में उतना ही पानी मिलाकर आपको इसे खाना खाने के बाद देना है। तो इससे भी आपका जो पेन है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। देखिए इस रोग में जो मेन रोल है, क्योंकि वात बढ़ा हुआ है तो हमें वात को शमन करना है। तो निदान को आपको ध्यान रखना है कि किस वजह से हो रहा है। दूसरा, आप इसमें स्नेहन स्वेदन करेंगे, महायोगराज गुग्गुल का सेवन करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको रात में सोते समय अगर विबंध की शिकायत है तो आप एरंड स्नेह लेंगे 20 ml दूध में मिलाकर। तो अगर शरीर में किसी भी तरह का विबंध है या फिर आम दोष बना हुआ है तो वो दूर होगा, जिससे कि आपके चैनल्स खुल जाएंगे, आपके श्रोतस क्लियर हो जाएंगे और आपका जो शूल की उत्पत्ति हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। रसायन औषधि का सेवन कर सकते हैं, धात्री लौ, धात्री रसायन का आप इसमें सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए इसमें व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन ऐसे व्यायाम जो आपके शाटिक नर्व को कंप्रेस ना करे, उसको दबाए नहीं। तो ये सभी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे आपके पेन, आपके दर्द को दूर करने में। इस रोग में आपको ध्यान रखना है कि आपको वात को शमन करने वाले आहार का सेवन करना है और आपको अपने लाइफस्टाइल में भी वो चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से आपका वात दोष प्रकोपित ना हो। तो आपका ये जो रोग है, जो प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।